बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो न्यूटन्स का लॉ था, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में लॉ था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मास ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ जो है उसका मास क्या है। देखो, किसी भी चीज़ का मास, जैसे ये डस्टर है, अगर इसका मुझे मास मालूम करना हो, इसका मैं मास का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मास का सिंपल फॉर्मूला अगर हम लें तो डब्ल्यू, वेट से हम मास आराम से मालूम कर सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, किसी भी चीज़ का मास मालूम करना होगा तो हम उसका वेट मालूम कर लेंगे। अब अगर इसका वेट, जैसे देखो, अगर इसका वेट 1 kg हुआ तो इसका मास क्या होगा, कैसे पता चलेगा? ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है? 10। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे की डिवाइड, तो इसका मास कितना हो गया? 1/10। सही है, ये क्या हो गया इसका मास। किसी भी चीज का मास मालूम करो ना हो तो इस तरीके से मालूम कर सकते हो, उसके वेट से, वेट के फॉर्मूले से। अब अर्थ है, अर्थ का मास मालूम करना, अर्थ का वेट मालूम करो, सिंपल। अर्थ का वेट मालूम किया, इस फॉर्मूले में रखा, आ गया मास। बहुत आसान है, चलो खत्म, मास ऑफ अर्थ हो गया ना। अब यही बात है, ट्विस्ट क्या, कि देखो, ये जो चीज थी छोटी सी, इसका तो हम वेट कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज भी हो, कितनी बड़ी, हद से बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है? इंसान, इंसान का वेट भी किया जा सकता है। लेकिन अर्थ, जो जिसके ऊपर हम खड़े हैं, उसका वेट कैसे करेंगे? उसको नापने, उसको तोलने के लिए कौन सा आला, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए जिसको, जिससे तोला जाए? लो, ये हो गया। अब अर्थ का मास कैसे मालूम करें? तो हम तो है इंसान, हम करेंगे जुगाड़ कुछ ना कुछ। तो इसीलिए मतलब, इसी जुगाड़ को, एक जुगाड़ इस्तेमाल करते हुए, एक समझो एक तरीके से दूसरा रास्ता अपनाया और क्या किया, मालूम किया अर्थ का मास। किस तरीके से? जुगाड़ के तरीके से। तो आप जुगाड़ कह सकते हो, लेकिन एक समझो एक दूसरा तरीका था। देखो, किसी भी चीज का अगर मास मालूम करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट नाप कर ही किया जा सकता है ना। अब अर्थ को जो है वो नापना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही है। नाप सकते नहीं। अब अर्थ को, मतलब जमीन को, जमीन में ही रहने वाली चीजों से नापना तो इम्पॉसिबल है। अब एक चीज है, जैसे घर है, घर को घर से कैसे नापेंगे? घर के अंदर की कोई चीज से घर को नाप सकते हो आप? इम्पॉसिबल है। तो यही यही बात है कि अर्थ में रहते हुए आप अर्थ को नापना, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। तो हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ तरीके, कुछ ढूंढे, कुछ तरीके ऐसे ढूंढे जिसके जरिए क्या, अर्थ का जो मास है वो मालूम करना क्या हो गया, आसान हो गया। और अर्थ का कितना मास हमने मालूम कर लिया। तो मास ऑफ अर्थ क्या निकाल लो, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ। समझो, ग्रेविटेशनल लॉ से ही अर्थ का जो है मास निकलता है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, क्या कहता था कि एफ, यानी मतलब ग्रेविटेशनल लॉ सिंपल क्या कहता था, कि कोई भी दो चीज जो है वो एक दूसरे को क्या लगा रही है? फोर्स। मैं हूँ, जमीन है, हम दोनों के बीच में क्या लग रही है? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। समझो, ये जमीन है और ये उसके ऊपर एक क्या रखी हुई है? बॉल। सही है, ये जमीन है, उसके सरफेस पर एक बॉल रखी हुई है। और ये बॉल जो है, ये जमीन पर एक फोर्स लगा रही है और जमीन इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। सही है। अब इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास इस जमीन का भी होगा। वही जमीन का मास हम क्या कर रहे हैं? मालूम कर रहे हैं। तो क्या था सबसे पहली चीज, हमने क्या पढ़ी थी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें क्या था, उसका फॉर्मूला लास्ट में हमने निकाला था, डायरेक्ट क्या था, क्या था? एफ इक्वल्स टू, बोलो जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, m1 क्या है? m1 और m2 मतलब आर स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या था? दो चीजों, दो डिस्टेंस, डिस्टेंस का होएगा ना, एक्स, आर स्क्वायर निकल लो। किसी भी दो चीज के दरमियान के डिस्टेंस का फासला। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या है? ये देखो, ये है और इसका सेंटर ये है, तो इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ? किसी भी सर्कल को अगर आप लेते हो, तो सर्कल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, अपने एज से सर्कल से एज तक का जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? आर ही कहलाता है। तो बस यहाँ पे भी यही सपोज करके हमने क्या ले लिया? आर। तो आर और आर ये दोनों क्या है? ये आर है, तो एक आर मतलब एक आर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो एम क्या है? ये एम इस बॉडी का, मतलब छोटी बॉडी है, मास ऑफ बॉल, चलो मास ऑफ बॉल। और ये क्या है? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई, मास ऑफ अर्थ यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? तो दो बॉडी के दरमियान का डिस्टेंस ले लेते हैं ना, ये दो बॉडी के दरमियान का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दो बॉडी के दरमियान में कितना है? आर के बराबर है। तो आर के बराबर हुआ तो हमने आर स्क्वायर कर दिया। सही है। आर, दो बॉडी के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर वही होगी आर स्क्वायर। अब देखो, ये हो गई एक इक्वेशन जो हमें किससे मिली? ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब देखो, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स किसके, एक और भी किसके से बराबर होता है? एम जी के। फोर्स जो है एम जी के बराबर भी होता है। अगर इस तरह से लिया जाए, ये दूसरी इक्वेशन कर दी जाए और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करा जाए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2,
तो हमारे पास क्या आएगा, एम जी इज इक्वल्स टू G m1, ये एम सिंपल एम कर सकते हो ना, ये मास, इसी फोर्स जो लग रही है जिस पर, अगर इस बॉडी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक एक एम तो इसके बराबर होगा ना, ये वाला जो एम है ये मास, ये वाला मास और ये वाला मास जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जी फोर्स इन दोनों के दरमियान की लगी, इसकी फोर्स मालूम की जा रही है ना। वेट देखो, फोर्स किसके बराबर होता है, वेट। वेट ये क्या है, ये सिंपल फोर्स जो है वो वेट के बराबर होता है। देखो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो गया, वेट। फोर्स जो वेट के बराबर हो गया और वेट mg के बराबर होता है। तो वेट यहाँ पे किसका, मास का, जमीन का वेट थोड़ी, वेट यहाँ इसका है ना। तो फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन वाली फोर्स मालूम की जा रही है। तो वेट जो है वो इसका मालूम किया जाएगा। तो देखो अगर मेरे और जमीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स कैसे मालूम की जाएगी, मेरे वेट से, कि मेरा वेट कितना आ रहा है ना। इसी तरीके से मालूम की जाएगी ना। तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो कुछ भी वेट होगा तो वो मास जो होगा वो इसका होगा, और इसका मास यानी एम बी, यहाँ पे भी हमने एम बी लिया था ना, मतलब मास ऑफ बॉल, कोई भी बॉल कह लो, मास ऑफ बॉल। तो ये वाला जो मास होगा ये भी मास ऑफ बॉल के बराबर होगा, क्योंकि वेट किसका है, इस बॉल का है। किसका है, इस बॉल का वेट है ना। सोचो, इस बॉल का वेट, तो मास भी इस बॉल का हुआ, और ये वाला मास यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, तो ये वाला मास और ये वाला मास क्या हो गया, बराबर। तो हम इसको एम बी और एम बी लिख सकते हैं, एम बी हो गया। और ये क्या था, एम ई यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का, मास ऑफ अर्थ का, ओ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो एम बी कैंसिल हो गया, सही है, क्योंकि ये वाला मास इसका था, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई और वहां पे डिवाइड होगा तो कैंसिल, कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर ई जो है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। हमें मालूम क्या करना है, ये है ना हमारा मुद्दा, तो क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ मालूम करना है हमें। तो क्या किया हमने, मास ऑफ अर्थ को, जिसको भी मालूम करना है उसको क्या करो, अकेला कर दो। अब मास ऑफ अर्थ को अकेला करने के लिए आर ई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जी आर ई, और क्या है ये, कैपिटल जी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल्स टू एम ई। बस, क्या हुआ, मालूम हो गया, इक्वेशन आ गई। अब ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। अब मास ऑफ अर्थ क्या है, और ग्रेविटेशन, इसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है, अप्रोक्स 10 ले लो, 9.8। आर ई क्या है, आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है काफी अरसे से हमें मालूम है। सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ मालूम किया था एक साइंटिस्ट ने, किस तरीके से मालूम किया था, उस वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं था कोई अच्छा जिससे मालूम किया जा सकता हो। अब तो बहुत सारे आ गए, सैटेलाइट वगैरह। सैटेलाइट को आप भेजो, सैटेलाइट तो डिस्टेंस मालूम करके दे देगी, रेडियस, रेडियस क्या है, एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो सैटेलाइट आराम से मालूम करके दे देगी। तो लेकिन पहले जमाने में जब ये मालूम किया गया, किस तरीके से मालूम किया गया, एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ही वक्त में उसने देखा कि एक जगह, जैसे किसी भी एक इलाके में उसने एक, तीन अलग अलग जगह पर, मतलब तीन, जैसे ये जमीन है और इस जमीन के एक यहाँ पर इसने एक स्टिक गाड़ दी, और एक स्टिक यहाँ पर गाड़ दी, मतलब लगा दी, और एक स्टिक यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे सूरज है, ठीक है। अब सूरज की जैसी ही रोशनी पड़ी तो उसने देखा कि एक स्टिक जो है, मतलब सूरज यहाँ नहीं, सूरज करो लो यहाँ है, सही है। अब जैसे ही उसकी सूरज की रोशनी पड़ी तो एक स्टिक में उसने देखा कि क्या है, कि उस शेडो नहीं बन रहा, उस स्टिक का शेडो नहीं बन रहा, एक स्टिक का शेडो नहीं बन रहा। लेकिन सेम टाइम पर एक स्टिक पे उसने देखा कि कुछ शेडो बन रहा है, तो उसने क्या किया, कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूले वगैरह लगाए, और उससे क्या मालूम किया, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या है, जी, जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, आर की वैल्यू, ये अप्रॉक्स ले लिया हमने, 9.8, 10 ले लिया। आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद क्या है, जी, कैपिटल जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है ना, ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पिछले लेक्चर में हमने, पिछले लेक्चर में सीखा था ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट कितनी है, इसकी, अच्छा, इसकी वैल्यू जो है ना वो हर जगह कांस्टेंट है, चाहे वो अर्थ की बात हो रही हो, चाहे वो स्पेस की बात हो रही हो, चाहे वो बाहर की किसी भी, मतलब अर्थ से बाहर कहीं पे भी किसी प्लेनेट की बात हो रही हो, हर जगह जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, वो कितनी है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये क्या है, जी की वैल्यू, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू आ गई, अब इन तीनों वैल्यू को सिंपल पुट करना है, एन की वैल्यू आ जाएगी 10। दूसरी क्या है, 10 आ गई, आर की वैल्यू कितनी है, 6.38, 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये आर ई का स्क्वायर भी चल रहा है, तो आर ई का स्क्वायर है तो ये पूरा आर ई स्क्वायर है, तो इस पूरी टर्म पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। सॉरी बच्चों, माइक ने साथ छोड़ दिया, धोखा दे दिया, देखो कितना करना पड़ता, तुम लोग वीडियो बना ली, फिर दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, माइक बंद हो गया था। अच्छा, हम कहा थे कि देखो, ये जो वैल्यू है, ये किसकी, जी की वैल्यू आ गई, और ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल जी की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल, एन
डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर ना हो तो कैसे करते हैं, देखो ये वैल्यू है 6.38। अब इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर का मतलब इसको इसी से multiply कर दो। जैसे बचपन में मल्टीप्लाई कितना किया है ना, 64 किया है, आसान है बस, ये बहुत ही आसान होता है। 8 3 24 और 20 30, 8 6 48, 3 40 9 50 51, 8 क्रॉस 3 3 8 24, 3 3 9 11 12, 3 6 12 13, 6 8 48, 6 3 कितना होता है 18 19 20 21 22, 6 6 36 36 37 38, 4 4 8 11 2 5 6 7 5 8 9 10 11, 8 9 10 31 4 और अब ये आ गया। अब देखो पॉइंट लगाने का जो तरीका होता है ये पता ही होगा मुझे, होंगी ना, लेकिन नहीं पता देखो कितने, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, 2 प्लस 2 4 यानी 1 2 3 4, यहाँ पे भी दो है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पॉइंट होता ना तो हम यहाँ पे किसी दो नंबर की बात लगा देते हैं। नीचे भी उतने पॉइंट उतने नंबर गिनने हैं जितने नंबर के बाद पॉइंट है लेफ्ट से, ऊपर भी उतने नंबर गिनने हैं जितने नंबर के बाद पॉइंट है। तो 4 नंबर के बाद है 1 2 3 4, आंसर हमारा क्या आ गया 40.1144, 40.1144, इक्वल आ गया इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67, वैसे ही रहेगा। अच्छा एक और चीज है, सॉरी, ठीक है 40.11 कितना है 40.1144, 40.1144, लेकिन ये भी तो है, ये भी है ना 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 का स्क्वायर कैसे लेंगे, ऐसे 6 6 36 36 रहेगा। 10 की पावर 6 का स्क्वायर कैसे लेंगे कि 10 की पावर 6 है और बाहर 2 है, तो जब भी इस तरीके से होता है, इसी तरीके से 10 की पावर 6 और बाहर 2, जब भी इस तरीके से पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 की पावर कितनी आएगी 12, सही है, डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, सही है, उसको बता दो क्या होगा ये एम ए इज इक्वल्स टू, ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 0 एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा ना 1144 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। अब ये -11 ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी +11, एम ई इज इक्वल्स टू 40.11, सॉरी 401.11, एक मिनट नहीं आएगा, 401.14 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12, और 12 में अगर 11 प्लस तो कितना हो जाता है, 12 में 11 प्लस तो कितना होता है 12 1 13, एक 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 ऊपर गया 3, 12 2 1 3 और एक एक 2 23 डिवाइडेड बाय 6.67, बस बाकी देखो ऊपर। अब इसको अगर डिवाइड वगैरह करो तो सारा सॉल्यूशन करके अप्रोक्सीमेट कितना होता है एम ई, मास ऑफ अर्थ कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24, तो मास ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24, मतलब कितना 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे तकरीबन 24 जीरो के बराबर ये क्या हो गया मास ऑफ अर्थ, यानी मास अर्थ का मास कितना बड़ा हो गया कि छः, छः के बाद 24 जीरो, 24 जीरो, छः के बाद 24 जीरो कितने ज्यादा, तो ये इतना किलो मास क्या है अर्थ का मास है, सही है। तो ये है मास ऑफ अर्थ, किस तरीके से निकाला हमने, देखो सिंपल सा क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया मास ऑफ अर्थ, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये मास ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या शॉर्टकट, तो जो हमने तरीका दूसरे तरीके से जिस तरीके से हमने मास ऑफ अर्थ मालूम किया उसके लिए सबसे पहले क्या क्या था कि न्यूटन लॉ, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ, जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है फोर्स, ये फोर्स निकालने का तरीका है। हमने क्या किया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास है, ये मास किसका है, जो जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये इसके ऊपर कोई बॉल रखी है, ठीक है। अब ये मास बॉल का मास हो गया और ये जो है कितना अर्थ, अर्थ का मास हो गया, और ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे क्या होता था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब कि यहाँ से सेंटर इन दोनों बॉडी के दरमियान का डिस्टेंस, तो अर्थ और बॉडी के दरमियान जो रेडियस रेडियस आ रहा है ना सेंटर ऑफ अर्थ और बॉडी के दरमियान कितना अर्थ का रेडियस आ रहा है, तो अर्थ का रेडियस क्या हो गया इसका सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया इन दोनों के दरमियान का। अब फोर्स किसके बराबर होता है वेट के बराबर होता है, वेट के बराबर होता है ना फोर्स, और वेट के बराबर हमने फोर्स किया, वेट किसके एम जी के बराबर होता है। अब ये वाला जो एम और ये वाला जो एम है ये बराबर किस तरीके से हुआ कि जब फोर्स लिया, जो हमने वेट लिया वो हमने किसका इस बॉल का वेट लिया, इस बॉल का वेट लिया तो मास भी इस बॉल का होगा, यहाँ पे भी हमने इसी बॉल का मास लिया था, ठीक है। तो ये क्या ये इसके बराबर हो गया। अब हमने एफ की जगह पे क्या एम जी रखा, एम से एम कैंसिल हुआ, उसके बाद सिंपल इधर उधर भेजकर इसको मिटा दो,
इधर उधर भेजा, फिर उसके बाद क्या, एमी एमी के जिसको जिसको मालूम करना होता है उसको क्या करते हैं, अकेला कर देते हैं। तो इधर उधर भेज के एमी एमी को मालूम किया, उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन करी। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, जी जी की वैल्यू 10 होती है, 36.38 मल्टीप्लाई 10 to the power 6। जी किसकी वैल्यू, आर ई की, इसके ऊपर क्या, आर ई मतलब सेंटर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इस पे लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर ही कहाँ से आया, फॉर्मूले का स्क्वायर है। बाकी ये 6.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 ये किसी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। उसके बाद फिर सिंपल से सॉल्यूशन हुआ, इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में रखोगे तो अप्रॉक्स 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 24 ये आएगी वैल्यू, और ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर वीडियो ये मास ऑफ अर्थ का टॉपिक समझ आया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो कोई भी चीज जो है ना वो न्यूमेरिकल से कितना आराम से समझ आ जाती है। जैसे न्यूमेरिकल में फॉर्मूले आ रहे होते हैं, तो फॉर्मूले से ही जो चीज है वो क्या होती है, पक्की होती है। तो न्यूमेरिकल करनी चाहिए, न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट जो क्या होता है, पक्का होता है। किसी भी चीज का रट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसमें समझना चाहिए, उसको सही से समझना क्या बात हो रही है इसके अंदर, उस बात को उसकी तह तक जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या किस तरीके से उसके अंदर क्या काम हो रहा है। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, वहां से करते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटी या कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ऑफ ऑन द प्लेनेट twice of the whose radius, twice of radius of earth, and the radius हो गया ना, और क्या, एंड द मास ऑफ द प्लेनेट इज 3 times ग्रेटर देन अर्थ। अच्छा, और बस ये सवाल है। सवाल में क्या है कि कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी ग्रेविटी को कैलकुलेट करना है। इसकी ऐसा प्लेनेट है जिसकी जो रेडियस है, जिसका रेडियस दो दो गुना ज्यादा है किससे, मास ऑफ अर्थ के रेडियस से, दो गुना ज्यादा किससे, अर्थ के रेडियस से। और उसका जो मास है वो कितना है, 3 टाइम ज्यादा है मास ऑफ अर्थ, जो मास ऑफ अर्थ से 3 गुना ज्यादा उसका क्या है, 3 गुना बड़ा उसका क्या है, रेडियस है। तो मालूम करो किसको, ग्रेविटी को, उस प्लेनेट की। तो अच्छा यहाँ पे जब गिवन नहीं है तो हम इसका अप्रोक्स कितनी लेते हैं, 10। सही है, आसान होता है 10 से सॉल्व करना। डेटा बना दो सबसे पहले। सही, डेटा सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी मालूम करनी है प्लेनेट की, तो हम इसको जीपी बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेनेट की, प्लेनेट का रेडियस दिया हुआ है कितना है, जी पी पी आर पी। कितना है प्लेनेट का रेडियस, कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ आर ई। आर ई की वैल्यू हमने पिछले अभी अभी हमने देखी कितनी थी, 6 पॉइंट, आर ई, आर ई की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 6, ये थी ना। अप्रॉक्स 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 ले लो, आगे आसानी हो जाए, पॉइंट की वैल्यू सॉल्व करने का मतलब है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है, थ्री, उसका मास एम पी, वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ एम ई। एम ई अभी हमने निकाला कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power, तो 3 टाइम एम ई अभी हमने निकाला कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 24। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, अभी इसका किस तरीके से निकाला है, अब देखो किस तरीके से इसका ग्रेविटी जो है मालूम किया सकते हैं। देखो हमने जो जिस फॉर्मूले से मास ऑफ अर्थ निकाला था, वो फॉर्मूला क्या था, कि मास ऑफ अर्थ बराबर है जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी के, इसी के बराबर था, जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी के बराबर था। देखो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, उस प्लेनेट का जिसका मालूम करने के लिए बोला जा रहा है, उसका भी ये तीनों चीजें पता है। हम आर की वैल्यू रखेंगे उसका रेडियस आ जाएगा, एम की वैल्यू रखेंगे उसका ये आ जाएगा प्लेनेट। सही है,
सही है। तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ 6 × 10⁻²4। सही है। इसके बराबर है जी की वैल्यू, जी मालूम करना है, जी पी ए, सही है, प्लैट का। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ 6 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय जी, जी वैल्यू 6.67 × 10⁻²⁻11। सिंपल है, क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो कितना हो गया 18, मल्टीप्लाई 10⁻24, ये ऐसी रहेगा, इक्वल्स टू जीपी। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, डिवाइड 6 × 10⁻⁶। अब इसका स्क्वायर है तो 6 कितना हो गया 36, और इसका स्क्वायर किसके बराबर हो गया 12। सही है। अब ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसको क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भेज देंगे, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, -11। सही है। अभी -11 और ये 12, ये कैंसिल हो गया तो नीचे एक बचेगा, एक नीचे बची, ऊपर गई तो माइनस, ये कितना हो गया 23। हम देख करिए थे कि 11, ये कितना हो गया 20, माइनस करो 23 हो गया। एक मिनट, 11 11 माइनस करो 24 में से तो कितना होगा, 24 माइनस 11 3 और 1, क्या हो गया 24 - 11 कितना हो गया 3 और ये 1, 13 हो गया। 13 1 सिर्फ कितना बच जाएगा, एक 13, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, इन सबको अगर करो तो कितना बच जाएगा, ये माइनस का है, इन दोनों को ये प्लस का है, ये क्या होगा बेसिस से, ये होगा माइनस, तो माइनस कितना 13, तो ऊपर 13 नीचे 12, तो ऊपर सिर्फ कितना बच गया एक, ये सारे क्या हो गए कैंसिल, ऊपर सिर्फ कितना बच गया एक, मतलब 10 की पावर कितनी बच गई सिर्फ 1, 10 की पावर 1 मतलब 180 कर लो इसको, ये भी कैंसिल होगा। सही, तो 180 36 डबल में कितना दफा आता है, 6 की टेबल से करो तो 6 3 ज़ा 18 और 6 6 ज़ा 36, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो इस जीपी की मतलब ग्रेविटी की कितनी हो गई, जीपी कितनी हो गई 1/2 अप्रॉक्स, ये हो गई, हमने पॉइंट वगैरह की वैल्यू तो ली नहीं है तो कम अप्रॉक्स कर लेते हैं, इसके बराबर हो गई 0.5 के। और ये क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी ग्रेविटी उस प्लेनेट की जिसकी मालूम करने के लिए करी थी, 1/2 है ना, 1/2 बचा, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। ये उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। ये पॉइंट वगैरह आपको अगर असाइनमेंट है क्या कि ये पॉइंट जो हमने हटाए ना, तो ये पॉइंट के साथ करके नीचे आंसर जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे जल्दी समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।